नमस्कार, के न्यूज की खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी स्वास्थ्य मिशन की। वहीं बात होगी उत्तराखंड की हसीन वादियों में रोमांच के नए अध्याय की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लेक फेस्टिवल 2026 का आगाज किया। साथ ही मार्च के महीने में लगातार बढ़ रहे तापमान पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे और चलते चलते बात हमीरपुर में पुलिस के सिपाही की दबंगई की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश जो कभी अपनी चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चर्चा में रहता था, आज आरोग्य प्रदेश बनने की राह पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बड़े बदलाव हुए हैं वो न केवल आंकड़ों में दिख रहे हैं बल्कि जमीन पर भी महसूस किए जा रहे हैं। आखिर कैसे बदली यूपी की सेहत, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। योगी का हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजों का जाल। 2017 से पहले जहां केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या 65 से अधिक हो गई है। आयुष्मान भारत का सुरक्षा कवच, करोड़ों परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। एम्बुलेंस सेवा में सुधार, 108 और 102 सेवाओं को रिस्पांस टाइम अब न्यूनतम स्तर पर। इंसेफ्लाइटिस पर विजय, पूर्वांचल का अभिशाप कहे जाने वाले दिमागी बुखार पर 95% तक काबू। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे रही है। इसके लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का सभी को लाभ मिले, इसके लिए निगरानी भी की जा रही है। दरअसल ये बदलता उत्तर प्रदेश है, जहां अब इलाज के लिए मीलों का सफर तय नहीं करना पड़ता। योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबको इलाज, बेहतर इलाज के संकल्प को धरातल पर उतारना शुरू किया। आज यूपी के लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं पहुँच रही है। एक जनपद एक मेडिकल की योजना ने स्वास्थ्य ढांचे की तस्वीर बदल दी है। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य क्षेत्र हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए निर्भर रहता है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन जब तक निजी क्षेत्र की सहभागिता नहीं होगी, बहुत कठिन होता है हर व्यक्ति के लिए अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना। जबकि किसी भी प्रभु संपन्न देश के लिए हर नागरिक का अधिकार बनता है कि वहां पर उसे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। सरकार का दायित्व बनता है कि वह दे, और आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज भारत के अंदर आयुष्मान भारत के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है जिसने सर्वाधिक गोल्डन कार्ड बनाए हैं, और उस गोल्डन कार्ड बनाने वाले लोगों की संख्या अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार के कदम, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का विकास, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अस्पताल, चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूत करना। सिर्फ अस्पताल बनाना ही काफी नहीं था, चुनौती थी उन तक सुविधा पहुंचाना। इसके लिए सरकार ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए निगरानी शुरू की। उपस्थिति से लेकर दवाओं की उपलब्धता तक अब सब कुछ डिजिटल है। मुख्यमंत्री खुद समय समय पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। आज के दिन पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा दिए गए रेट और निजी क्षेत्र के कुछ जगहों पर मनमाने रेट में कभी कभी काफी डिफरेंसेस रहते हैं। हमारा मानना है एक कॉमन मैन के लिए स्वास्थ्य की परिभाषा हॉस्पिटल की ओर से होनी चाहिए सही, सस्ती लेकिन विश्वसनीय सेवा। वो सही हो, कोई भी उसमें किसी भी स्तर पर चीटिंग ना हो, सस्ती हो, हर व्यक्ति अफोर्ड करने की क्षमता रखता हो, और विश्वसनीयता भी हो।
एक पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास आता है उस समय एक विश्वास के साथ आता है, फिर पैसा इश्यू नहीं रहता, फिर विश्वास रहता है डॉक्टर का व्यवहार पर। बता दें कि निरंतर सुधारों के परिणाम स्वरूप मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। संस्थागत प्रसवों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कई जिलों में तपेदिक पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश जो कभी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और मलेरिया से बुरी तरह से प्रभावित था, अब इन बीमारियों को नियंत्रण में लाने में सफल रहा है। 4 दशकों में इंसेफ्लाइटिस से लगभग 50,000 लोगों की जान गई, लेकिन 2017 से चलाए गए अभियानों के माध्यम से आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या 0 कर दी गई है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। निगरानी की सख्ती और तकनीक के मेल ने आम आदमी के भरोसे को जीता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन सरकार की सक्रियता ने एक नई उम्मीद जरूर जगाई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की हसीन वादियों में शुक्रवार से रोमांच का नया अध्याय शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी लेक फेस्टिवल 2026 का भव्य शुभारंभ कर दिया है। टिहरी की लहरों पर इस बार सिर्फ पानी नहीं बल्कि पर्यटन और स्वरोजगार के नए सपने भी तैर रहे हैं। क्या है इस बार खास, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। सीएम धामी के बड़े ऐलान, झील के चारों ओर रिंग रोड बनाने के कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे। टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए एक विशेष स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित करने की बात कही। महोत्सव के दौरान 8 नए ट्रैकिंग रूट खोले गए, जहां स्थानीय युवाओं को गाइड के तौर पर प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सीएम ने घोषणा की है कि पंजीकृत प्रतिभागियों को वाटर स्पोर्ट्स और होम स्टे में 20 से 25% की छूट दी जाएगी। उत्सव का शुभारंभ और गाम तापो पहल 6 से 9 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय महोत्सव का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाम तापो पहल का हिस्सा बताया। इस बार का फेस्टिवल सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक बड़ा अभियान है। बता दें कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य टिहरी को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। फेस्टिवल के दौरान झील में बोटिंग, गंगा में राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियां आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही लोक संस्कृति, संगीत और खान पान को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल और विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिभागियों को देवप्रयाग में संगम दर्शन, गंगा आरती और योगाभ्यास का भी अवसर मिलेगा, जिससे ये आयोजन आध्यात्मिक पर्यटन को भी नई दिशा देगा। वहीं फेस्टिवल में मास्टर शेफ, फोटोग्राफी, पेंटिंग, सोशल मीडिया, रील, फैशन शो, मिस्टर एंड मिस टिहरी और राफ्टिंग सहित कई प्रतियोगिताएं होंगी। प्रथम विजेता को 1 लाख रुपए, द्वितीय को 50,000, तृतीय को 25,000 और 10 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। सदियों से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिकता है और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम ये देवभूमि उत्तराखंड रही है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित होने वाला ये महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को, सभी को, देश विदेश के लोगों को भी एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य व का एक अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ आज साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में भी आज केवल उत्तराखंड नहीं, देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक प्रमुख स्थल के रूप में आज इसकी पहचान हो गई है। बता दें कि इस बार फेस्टिवल का दायरा केवल कोठी कॉलोनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक फैला है। जहां एक तरफ अमित त्रिवेदी के गानों पर युवा थिरक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय हस्तशिल्प मास्टर शेफ प्रतियोगिता के जरिए पहाड़ी स्वाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने पर्यटकों के लिए 100 से ज्यादा अधिक होटलों के साथ साझेदारी की है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री धामी का लक्ष्य स्पष्ट है, टिहरी को स्विट्जरलैंड की तरह अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। हिमालयन O2 उसी दिशा में एक ठोस कदम है। साहसिक खेलों का रोमांच हो या देवभूमि की समृद्ध संस्कृति, या उत्सव हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। आपको बता दें कि हिमालयन O2 टिहरी लोक फेस्टिवल 2026 केवल एक मनोरंजन का उत्सव नहीं बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पर्यटन नीति को एक नई दिशा देने वाला महाकुंभ है। और जो आज प्रतियोगिताएं हो रही है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विभिन्न जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं, ये न केवल हमारे नौजवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान कर रही हैं,
बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम भी हमारी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रही हैं, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है, हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि टिहरी को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक महत्वपूर्ण एक स्थान बनाया जाए, एक ऐसा केंद्र बनाया जाए कि जहां देश और दुनिया के खिलाड़ी वाटर स्पोर्ट्स के लिए आए, साहसिक खेलों के लिए आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आए, और उसी दिशा में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का ये हमारा प्रयास है कि लगातार एक के बाद एक प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही हैं, और इसके लिए अभी टिहरी झील में कयाकिंग, कैनोइंग, जेट स्की, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य जो साहसिक गतिविधियां हैं, उन सभी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि लोग आसानी से प्रशिक्षित हो पाए, आसानी से ट्रेनिंग ले पाए, ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का नाम रोशन कर सके। बता दें कि उत्तराखंड में अक्सर सर्दियों के बाद पर्यटन धीमा हो जाता है। हिमालयन O2 का उद्देश्य टिहरी को एक ऑल वेदर डेस्टिनेशन यानी हर मौसम के लिए पर्यटन के रूप में स्थापित करना है। मार्च के महीने में जब मैदानों में गर्मी शुरू होती है, तब टिहरी की शुद्ध हवा और सुहाने मौसम को एक ब्रांड की तरफ प्रमोट किया जा रहा है। इस फेस्टिवल के माध्यम से टिहरी झील को दुनिया के नक्शे पर वाटर स्पोर्ट्स और एरो स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में पेश किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो हिमालयन O2 2026 टिहरी के लिए वही काम कर रहा है जो गुजरात के लिए रणोत्सव ने किया था। ये टिहरी को उत्तराखंड की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सारथी। अभी तो मार्च की शुरुआत हुई है और सूरज के तेवर अभी से बागी होने लगे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पारा छलांग मार रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि इस बार गर्मी न केवल समय से पहले आई है, बल्कि अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने को भी बेताब है। इस खास पैकेज में हम बात करेंगे आखिर क्यों मार्च में ही लू की आहट मलने लगी है और बढ़ती गर्मी के साथ किन बीमारियों ने हमारी सेहत पर हमला बोल दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। छलांग मार रहा पारा, रिकॉर्ड गर्मी के आसार। देश के अधिकांश हिस्सों में आगे के दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में लू के दिनों की संख्या 3 से 15 दिन तक ज्यादा हो सकती है। कमजोर पड़ता लानीना गर्मी की ओर प्रचंड बना रहा है। इस बार न सिर्फ दिन बल्कि रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहने वाली हैं। पारा चढ़ रहा है और सांसें फूल रही हैं। कैलेंडर पर अभी मार्च का पहला हफ्ता ही बीता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मौसम विभाग यानी कि IMD की माने तो इस साल गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अभी से लू यानी कि हीट वेव के हालात बनने लगे हैं। इस साल मार्च की शुरुआत में ही तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचने के कारण गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, जो पिछले 10 वर्षों में असामान्य है। ये बदलाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। वहीं आगे भीषण गर्मी का संकेत है। गर्मी सिर्फ पसीना नहीं निकाल रही, बल्कि बीमारियों का जहर भी घोल रही है। अचानक बढ़ते तापमान ने हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को हिला दिया। डॉक्टर की माने तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या 20 से 30% तक बढ़ गई है। तेज धूप और उमस की वजह से बीमारियों ने सिर उठा लिया है। सावधान, ये बीमारियां दे रही हैं दस्तक। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक, पानी की कमी से बेहोशी और चक्कर आना, पेट की बीमारियां। बढ़ते तापमान में खाना जल्दी खराब हो रहा है, जिससे फूड पॉइजनिंग और डायरिया के केस बढ़े हैं। स्किन एलर्जी, तेज यूवी किरणों की वजह से सनबर्न और रैशेज। बदलते मौसम ने इम्यून सिस्टम को कमजोर किया। वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं। तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी से बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। शरीर का तापमान स्थिर न रह पाने के कारण हीट एग्जॉशन की समस्या हो रही है। लोगों को सलाह है कि वो दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचें। खतरा सिर्फ सेहत पर ही नहीं, बल्कि हमारी जरूरतों पर भी है। बढ़ते पारे की वजह से बिजली की डिमांड ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। जलस्तर नीचे जा रहा है और अभी की फसलें, खासकर गेहूं की पैदावार पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को अभी से कूलिंग, शेल्टर और पानी की सप्लाई के लिए कमर कसनी होगी। तापमान बढ़ने के क्या कारण? धरती का तापमान बढ़ने का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का उत्सर्जन बढ़ता है। प्रमुख कारणों में जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई, औद्योगिकरण और कृषि गतिविधियां शामिल हैं।
बिजली उत्पादन, परिवहन उद्योगों के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का अत्यधिक उपयोग सबसे बड़ा कारक है। यह वातावरण में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वनों के कटने से यह गैस वातावरण में बनी रहती है और तापमान बढ़ाती है, जो सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में फंसाकर गृह को गर्म कर रही है। शहरीकरण, कंक्रीट के ढांचे, इमारतें, सड़कें गर्मी को अवशोषित कर रही हैं और शहरों में गर्मी बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष गर्मी ने जल्दी दस्तक दे दी है। सर्दियों के बाद से बसंत का मौसम आना चाहिए था। उस वक्त भी दिन व रात का तापमान बढ़ने लगा, गर्मी शुरू हो गई। यही नहीं, हिमालय पर आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ पहले मैदानों में कई दिनों तक बारिश कराते थे, अब वो पहले की तरह सशक्त नहीं हो रहे हैं। वहीं 100 वर्षों से भी अधिक समय से विश्व भर में मौसम पर्यवेक्षकों द्वारा वायु तापमान का मापन किया जा रहा है। पूरे वर्ष के दैनिक मापों का औसत निकालने से अल्पकालिक मौसम घटनाओं के बजाय दीर्घकालिक रुझान देखने को मिलते हैं। वहीं दीर्घकालिक रुझान ये है कि पृथ्वी समय के साथ गर्म हो रही है। मौसम गुब्बारों ग्रहों में एकत्रित आंकड़े भी पृथ्वी की जलवायु में वृद्धि दर्शाते हैं। तापमान में समय से पहले आई तेजी ने सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही पहुंचाया है। इस बार रबी की फसलों में किसानों को बार बार और ज्यादा सिंचाई करनी पड़ रही है। यही नहीं, समय से पहले फसल पकने से दाने सिकुड़ रहे हैं और उत्पादन गिर रहा है। कुछ समय बाद गेहूं का कटान शुरू होने वाला है। अधिकांश किसानों से बातचीत में पता लगा कि उनका उत्पादन 5 से 10% तक गिरने की आशंका है। इसी तरह सब्जी, खीरा, तरबूज, आम आदि की फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। फलों में गूदा सही से नहीं बन रहा है, जिसमें गुणवत्ता भी गिर रही है। किसानों को मौसम को देखते हुए फसलों की ऐसी प्रजातियां बोनी चाहिए जो ज्यादा तापमान में बेहतर उत्पादन दे। खेती और पानी पर संकट, मार्च की गर्मी गेहूं के दानों को समय से पहले सुखा सकती है, जिससे पैदावार कम होने का खतरा है। अप्रैल तक की कई जलाशयों का जलस्तर तेजी से गिरने लगेगा, जिससे बिजली उत्पादन और पेयजल भी की किल्लत हो सकती है। 2026 की गर्मियों को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने और जलवायु मॉडल्स ने जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। इस साल गर्मी सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि अत्यधिक और रिकॉर्ड तोड़ने वाली रहने की आशंका है। आमतौर पर लू अप्रैल के अंत या मई से शुरू होती है, लेकिन इस साल मार्च के दूसरे पखवाड़े से ही उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य भारत के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री के सेल्सियस करीब पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब है कि वसंत ऋतु का समय छोटा हो गया और हम सीधे भीषण गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं। इस साल गर्मी के प्रचंड होने का सबसे बड़ा कारण अल नीनो का प्रभाव है। हालांकि ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन इसका लेग इफेक्ट वायुमंडल में गर्मी को रोक कर रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के कुछ हिस्से, विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हीट डोम जैसी स्थिति बन सकती है। इसमें गर्म हवा एक ही जगह पर कैद हो जाती है और उच्च दबाव के कारण नीचे दबती है, जिससे इलाका किसी भट्टी की तरह तपने लगता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। डायल 112 यानी वो नंबर जिस पर संकट की घड़ी में लोग सबसे पहले डायल करते हैं, जिसे पुलिस की सबसे तेज मदद और सुरक्षा की गारंटी कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी मदद की लाइन से जुड़े लोग ही आरोपों के घेरे में आ जाएं तो फिर जनता किस पर भरोसा करे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जो मामला सामने आया उसने हर भरोसे को हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि डायल 112 में तैनात सिपाही रामवीर ने एक महिला के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उसे जबरन अपने साथ चलने का दबाव भी बनाया। महिला ने विरोध किया तो आरोप है कि उसके पति के साथ मारपीट तक की नौबत आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पुलिस से इंसाफ की उम्मीद होती है, अगर उसी पुलिस पर ऐसे आरोप लगने लगे तो फिर न्याय की उम्मीद भला किससे की जाए। ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर में डायल 112 के सिपाही पर गंभीर सवाल। महिला से अभद्रता और साथ चलने का दबाव बनाने का आरोप। पीड़ित महिला ने जलालपुर थाने में दी लिखित तहरीर। शिकायत के 2 दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, पुलिस पर उठे सवाल। डायल 112 यानी वो नंबर जिस पर लोग अपनी सबसे बड़ी मुसीबत में फोन करते हैं। वो हेल्पलाइन जिसे सुरक्षा और भरोसे की गारंटी माना जाता है। लेकिन अगर उसी हेल्पलाइन से जुड़े पुलिसकर्मी ही आरोपों के घेरे में आ जाएं, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जनता भरोसा करे तो किस पर करे। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी डंडा गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां डायल 112 में तैनात सिपाही रामवीर पर एक महिला ने सनसनीखेज आरोप मढ़े हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि सिपाही ने उससे जबरन अपने साथ चलने के लिए कहा और इतना ही नहीं, उसने ये तक कह दिया कि तुम्हारे पति को पैसे दे देंगे। महिला का आरोप है कि सिपाही बार बार उसके साथ बदतमीजी करता रहा, उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। यानी जिस वर्दी से सुरक्षा की उम्मीद होती है, उसी वर्दी पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि जब उसने इस हरकत का विरोध किया तो माहौल और ज्यादा खराब हो गया। अब सवाल यह है कि मदद के नाम पर खड़ी व्यवस्था से जुड़े लोग ही इस तरह के आरोपों में घिर जाएं, तो फिर आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी भला कौन देगा।
तो इस तरीके का आरोप लगे तो उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और अगर जांच में कोई भी चीज़ सही पाई जाएगी तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे। ये आए दिन दुकान पे आता है, मुझसे कहता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझसे प्यार कर लो, मैं तुम्हारे आदमी को 2-3 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। ये मुझसे आए दिन गंदी गंदी बातें करता है साहब। जब मैंने इसको मना कर दिया ये सब करने के लिए तो इसने मेरे हस्बैंड को कल मारा है, जान से मार दिया था साहब। तो प्रधान जी ने आके मेरे हस्बैंड की जान बचा ली पानी वानी डाल के। ये साहब कहता है तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे, हमारा कुछ भी नहीं बाल बना पाओगे। ये गंदी गंदी बातें आए दिन करता है साहब। और ये बस हमारे रास्ते से निकलता है, जब भी ड्यूटी करने गाली दे के निकलता है साहब जी। सुना आपने, पीड़ित महिला ने पूरे मामले की लिखित शिकायत जलालपुर थाने में देकर न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिकायत दिए जाने के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वर्दी की वजह से कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है या फिर पीड़ित की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। डायल 112 जैसी व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि संकट के समय में फंसे लोगों को तुरंत ही मदद मिल सके। लेकिन अगर उसी व्यवस्था से जुड़े लोग इस तरह के काम करेंगे और कार्रवाई में देरी होगी तो ये सिर्फ एक महिला का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर कई सारे सवाल खड़े कर जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीड़ित महिला को इंसाफ मिलेगा, क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और क्या वर्दी की आड़ में गलत हरकत करने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन होगा या फिर ये मामला भी शिकायतों और कागजों तक सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है और निगाहें पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।